अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम कार्यक्रम में लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी, नए फल बाग स्थापन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण पहलू, किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला आदि की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इसी के अंतर्गत जो भी कृषक इनके नए फल उद्यान लगाना चाहते हैं तो वो नए फल बाग स्थापना के समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान दें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं ARI पटना की डॉक्टर संगीता। किसान भाई, मानसून का समय शुरू हो गया है और यही समय है बगीचा स्थापना करने की। तो बगीचा आप जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ की मिट्टी समतल हो और दोमट मिट्टी हो। मिट्टी को जांच करवा लें और मिट्टी में जल जमाव नहीं होना चाहिए। अगर बगीचा स्थापना कर रहे हैं तो गड्ढा जो हमें 3 सप्ताह पहले ही तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाई, जैसे ही गड्ढा आप बनाए हैं, आप समझ लीजिए कि हमको वर्गाकार में अगर लगा रहे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 मीटर रखें या 7 मीटर रखें। यथासंभव अगर जैसे वैरायटी आम्रपाली हो, जो छोटी वैरायटी या मल्लिका है, तो उसके लिए आप ये जो दूरी है 10 मीटर अथवा 7 मीटर, उससे भी 5 मीटर की दूरी पर भी आप रख सकते हैं। 5 मीटर पौधे की दूरी और 5 मीटर से 5 मीटर पंक्ति की दूरी आप रख सकते हैं। और गड्ढे जो हम बनाते हैं उसको 90 सेंटीमीटर गुना 90 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई गहराई के रूप में उसको गड्ढा खोद लेते हैं। और गड्ढा हमारा खुद गया 3 सप्ताह तक वैसे रहा। जब हम पौधा लगाते हैं तो उस गड्ढे में क्या करते हैं, उस मिट्टी को गड्ढा खोदे हुए उसी मिट्टी में हम 2 टोकरी कंपोस्ट तथा थोड़ा सा 50 ग्राम लगभग थाइमेट मिला करके गड्ढे को हम भर देते हैं। ये प्रक्रिया 1 हफ्ता पहले ही कर लेना चाहिए पौधा खरीदने से पहले। और पौधा जब भी हमारे किसान भाई खरीदे तो पौधा देखिए कि जहाँ तक कलम हो वो कलमी पौधा बहुत ही अच्छा हो। पौधा जो है उसमें कुछ हरी पत्तियाँ हो और कुछ नई पत्तियाँ भी निकली हुई हो। और पौधा जो है हमारा मध्य आकार का हो, मतलब 1 साल से ऊपर पर 2 साल के नीचे का पौधा होना चाहिए। जैसे पौधे की पहचानने की, आप जैसे आप बाहर से खरीदते हैं पौधा तो आप देखिएगा कि 1 साल का अगर पौधा 1 से 1.5 साल का पौधा है, जहाँ से जुड़ाव है
कट मार्क है वो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। अगर पौधे की उम्र ज़्यादा हो जाती है या बीजू लगाते हैं तो वो जो जुड़ाव का जगह है वो आपको स्पष्ट रूप में नहीं दिखेगा। और जब हमारा गड्ढा तैयार हो गया तो हम उसमें जब पौधा लगाते हैं, मिट्टी भर दिया, कंपोस्ट डाल दिया, थाइमेट भी डाल दिया, तो पौधा है गड्ढे के बीचों बीच लगा दें। जो पौधा हमारा मिट्टी से बंधा हुआ है वो मिट्टी टूटना नहीं चाहिए। पॉलीथीन में है, पॉलीथीन को हटा दिए और बीच में है हमारा जो है पौधा को लगा दिए। और पौधा हमेशा सायंकाल में ही लगाएं और लगाने के बाद ज़रूर पानी उसमें थोड़ा डाल दें और पौधे को एक सहारा भी लगा दें। एक लकड़ी का टुकड़ा कहिए या बांस का टुकड़ा ले करके उसको थोड़ा रस्सी से बांध दीजिए। तो किसान भाई को चाहिए कि बगीचा जो है शुरुआती तौर में ही हम अच्छे ढंग से स्थापित करें। तकरीबन पौधा लगाने के बाद उसको इर्द गिर्द थोड़ी ऊंचाई में मिट्टी को ऊंचा कर देना चाहिए ताकि बारिश का समय वहाँ जल नहीं जमे। और अभी तो बरसात का समय पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर देख रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रही है तो आप उसमें पानी डालते रहिए ताकि आपका पौधा सूखे नहीं। किसान भाइयों, बारिश के आते ही वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और इस नमी में विभिन्न प्रकार के रोग और कीट पनपने लगते हैं जो कि हमारी फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और रोग के प्रबंधन के बारे में। तो जिन भी किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगा रखी है वो इन रोगों और कीट नियंत्रण कैसे करेंगे, इसके लिए जानकारी के लिए मिलते हैं दुमका जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश कुमार से। किसान भाई, अभी आप अपने क्षेत्र पर मिर्च की खेती किए हुए हैं और मिर्च में इस बरसात के समय में कई ऐसे बीमारी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक बीमारी जो मिर्च में अभी सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है उसको एंथ्रैकनोज या आप फ्रूट रॉट कह सकते हैं। इसमें कई फेज होते हैं। एक होता है डायबैक। डायबैक का मतलब हुआ कि जो पौध है मिर्च का उसके पत्ती के ऊपरी भाग से सूखना शुरू होता है और नीचे तक आता है और पूरा आपका पौधा सूख जाता है। और यदि जो पौधा आपका बचा है उसमें जो फूल लगेगा वो फूल भी आपका रॉटिंग या सूखने लगता है या ऊपर काला भूरा काला होगा और पूरा सूख जाएगा या धब्बे उसमें बनते हैं, भूरे धब्बे, कई स्पॉट बनते हैं। वो सभी स्पॉट मिलकर वो गला देता है मिर्च को। इस तरह का जो लक्षण आपके खेत में दिखाई देता है तो आप समझ जाएं कि आपका फसल डायबैक और फ्रूट रॉट से प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए आप किसान भाई एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि पहले तो बीज को जो बीज स्थली में आप डालेंगे, आप जो भी बीज लेंगे तो बीज को उपचारित करके ही आप लगाएं। बेविस्टिन का 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप बनाएं और उसको बीज को उसमें उपचारित कर दें। और उपचारित करने के बाद आधा घंटा आप छांव में रखें। उसके बाद बीज स्थली में आप उस बीज को डालें। उसके बाद आप जो जड़ निकालते हैं उस जड़ को भी आप रोपने के पहले आप उपचारित कर दें बेविस्टिन से। तत्पश्चात जब बीमारी परिलक्षित होता है फसल पर तो फाइटोलोन अथवा ब्लैटॉक्स 50 या और बेविस्टिन, ये सब जितने भी फंजीसाइड हम अभी बता रहे हैं आपको, उसमें खास करके कॉपर ऑक्जीक्लोराइड जिस फंजीसाइड जैसे ब्लैटॉक्स 50, ये बहुत इस बीमारी को नियंत्रण करने में कारगर सिद्ध होता है। इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे। फिर 10 से 12 दिन के बाद आप एक स्प्रे और कर देंगे तो आपका इस बीमारी से फसल सुरक्षित रहेगा, अधिक उत्पादन होगा। एक और इस बरसात के समय में जो चिली पर या मिर्च पर जो बीमारी दिखता है उसमें फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट, ये दोनों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी दिखाई देता है। तो फ्यूजेरियम विल्ट जो आप देखेंगे तो अचानक आपका पौधा मुरझा जाएगा और आपका मर जाएगा
और सारे ऐसे जब एक पौधा जहाँ पर दिखाई देगा वो पैच में सभी फसल जो उस क्षेत्रफल के जो पौधे हैं वो प्रभावित होकर नष्ट हो जाएगा। उसी तरह का बैक्टीरियल ब्लाइट में भी इसी तरह का लक्षण आपको देखेगा, काला हो जाएगा। दोनों में समान एक समानता क्या नहीं है, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट का प्रभावित पौधे को जड़ को उखाड़ेंगे पानी से, साफ पानी से धोकर, और बैक्टीरिया विल्ट के पौधे को उखाड़कर साफ पानी में जड़ को धोकर बीच में चिरा लगाकर शीशे के गिलास में यदि दोनों प्रभावित पौध को डालेंगे तो देखेंगे कि जो बैक्टीरिया से प्रभावित है उसमें कि वो ऊजिंग होगा, और जो फ्यूजेरियम विल्ट से प्रभावित है उसमें ऊजिंग नहीं होगा। ऊजिंग का मतलब है सिगरेट के धुएं की तरह या जेट विमान के धुएं की तरह ग्लास के पेंदी की तरफ एक लकीर या उजला या लकीर बैठता हुआ नजर आएगा। इस तरह का लक्षण आप देखेंगे तो समझ जाएं कि आपका कौन सा फसल फ्यूजेरियम विल्ट से प्रभावित है, कौन सा फसल बैक्टीरियल विल्ट से प्रभावित है। जब आप समझ जाएंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट है या बैक्टीरियल विल्ट है तो उसके अनुसार फ्यूजेरियम विल्ट रहने पर आप बेबिस्टिन का स्प्रे करें, और बैक्टीरियल विल्ट रहने पर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप 1 ग्राम लगभग 6 लीटर पानी में मिलाकर आप जड़ में आप दें तो आप देखेंगे कि आपका फसल स्वस्थ होता है। इस तरह से करने से आप का फसल अच्छा होगा। लास्ट में यही हम कहेंगे कि आप बीज उपचारित करके लगाएं, जड़ को उपचारित करके लगाएं, और आप खेत को गर्मी में गहरी जुताई अवश्य कर दें, जिससे कि कई ऐसे मिट्टी में रहने वाले जीवाणु या फफूंद ये सब नष्ट हो जाएंगे और आपके फसल स्वस्थ होगा और अधिक उत्पादन होगा। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मक्का की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी, संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन भी किसान भाइयों ने मक्का की फसल समय से लगाई थी, उनकी फसल अभी बढ़वार प्रारंभिक अवस्था पर होगी और इस अवस्था में कुछ समसामयिक कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये प्रबंधन कार्य हैं, इसके लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश नाथ सिंह से। अब उन्हें विशेष ध्यान देना है कि मक्के में खरपतवार और कीट व्याधि का प्रकोप होने का समय है और इससे उनको छुटकारा लेना चाहिए, अपने फसल को बचाव करना चाहिए। तो जब वर्षा की थोड़ा अंतराल हो, मतलब खेत में चलने लायक हो, पानी नहीं लगा हो, खेत में नीचे धस नहीं रहा हो, दब नहीं रहा हो, उस परिस्थिति में इन क्रियाओं को कोई भी शस्य क्रिया या कीट नियंत्रण की क्रिया को उसी समय करना चाहिए। ऐसे तो मक्के के खेत में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी मक्के की फसल अच्छी होगी। और साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर उसमें कोई दवा न दिए हों पहले, तो अब ये समय है कि उसमें निकाई गुड़ाई अवश्य कर लें, खुरपी से कर लें, हाथ से निकाल कर लें, या हो चला कर अगर लाइन में है तो वीडर हो आते हैं जिनको कि 2 लाइन के बीच में और 2 पौधों के बीच में दोनों तरफ से चला करके उसको खरपतवार को उसमें मिट्टी में मिला देंगे। आसानी से वो खरपतवार मर जाएंगे और उसमें सड़ करके खेत में ही खाद बन जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि ऊपर निवेशन 2 से 2.5 फीट के अगर पौधे हो गए हैं और जमीन
इतनी हल्की है कि उसमें जुताई आसानी से हो सकती है। तो पौधों के बीच में यूरिया का भुरकाव करके 1 किलोग्राम यूरिया प्रति किलो कट्ठा के हिसाब से, या अगर संकर किस्म के मक्का लगाए हैं तो 1.5 किलोग्राम यूरिया प्रति कट्ठा के हिसाब से छींट करके और उसमें मिट्टी चढ़ा दें। दूसरा ध्यान देना है कीटों के ऊपर। बरसात के समय में कीटों का प्रकोप बहुत होता है। एक तो जब 2-3 पत्तियों के जब पौधे होते हैं मक्के की, उसी समय कीट लगते हैं और पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत तरह के कीट होते हैं उस समय में। एक तो पिल्लू जैसा कीट होता है जो नीचे पत्तियों के बैठ पर के काट करके खाता है, और दूसरा सुग्गा, जिसको सुग्गा हॉपर कहते हैं, वो भी छोटे छोटे से लेकर के बड़े हॉपर होते हैं और पत्तियों को, मुलायम पत्तियां रहती हैं, उस समय खाने शुरू कर देते हैं। अगर वो अवस्था हो और पत्तियों पर कीट का प्रकोप हो तो उस समय ऐसी दवा दें जो कि थोड़ी सिस्टेमिक भी हो और वो कारगर हो। 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके हमारे किसान बंधु दे सकते हैं। किसान बंधु अच्छी तरह से छिड़काव कर दें खेत में ताकि पौधों पर दवा मिल जाए। अगर थोड़ी पहले किसान बंधु मक्का लगा चुके हैं और वो 2 से 2.5 फीट ऊंचा हो गया है, 8-10 पत्ती का हो गया है, तो ऊपर से और वही कीट उसमें लगता है और गाभा में जा करके गाभा को खा जाता है। और उसका ये है कि गाभा वाली पत्ती को खाता है और भीतर घुस करके बाहर में उसके स्कीटा जो पदार्थ छोड़ता है मल के रूप में, वो उस पर दिखाई पड़ता है, भूरा रंग का या लाल, हल्का लाल रंग का। तो इससे पता लग जाएगा कि वो और वही कीट लगा है। नीचे छेद करके निकल भी आते हैं, जिससे ऊपर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उसमें अच्छे बाली नहीं लगती है और फिर पौधा निकलता नहीं है, सूख जाता है ऊपर से। ये कीट बहुत खतरनाक है क्योंकि पूरे पौधे को ही बर्बाद कर देता है। यही अवस्था है जिस समय इस कीट का आक्रमण होता है और वही कीट का, तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन से पौधे आक्रांत हैं। इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G का 3 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से, या थीमेट नामक दवा आती है, ये 10G आती है, और इसका 2 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 27 कट्ठे में इसको गाभा में देना होता है। और हर गाभा में एक बार उसको ऊपर से झाड़ते जाएं, पौधे उसको सोख लेंगे और कीड़ा जब उसको खाएंगे तो सब मर जाएंगे। इस तरह से हमारे किसान बंधु अभी बरसात के समय में अपनी मक्की की फसल को अच्छी तरह से देखभाल करके आशा है अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक फसल पान की यदि बात की जाए तो इसमें लगने वाले रोग के कारण फसल की काफी क्षति होती है, लेकिन पान उत्पादकों को इसके कारक, लक्षण और निवारण की जानकारी नहीं होती है। अतः जो भी किसान भाई पान की खेती किए हुए हैं, इसमें लगने वाले रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक पान विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिद्दकी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से 2 किस्म के रोग आते हैं, एक तो फफूंदी जनित रोग, एक जीवाणु जनित रोग। फफूंदी से फैलने वाले रोग जो महत्वपूर्ण है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक रोग है जिसको हम कहते हैं पत्ती सड़न और तना सड़न या जड़ सड़न। इसमें क्या होता है कि इसमें पत्तियों में धब्बे बनना शुरू होते हैं किनारे की तरफ से भूरे रंग के, और अगर इसका हमने प्रबंधन न किया तो एक समय ऐसा आता है जब आपका पूरा पान का पत्ता कत्थई कलर का हो जाता है और उससे क्लोरोफिल की मात्रा समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर ये इसी के लक्षण जो इसका संक्रमण है ये आपके तने में पहुंचता है, तने से पहुंच के जड़ पे पहुंचता है, और जड़ में जब इसका संक्रमण हो जाता है तो पूरी पान बेल सूख जाती है, इसलिए इसे सूखड़ भी कहते हैं। और किसान भाइयों, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस रोग से हमारी पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगर इस रोग का हम प्रबंधन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि किसान को फिर अन्य रोगों से उसके पान बेल में इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस रोग से होता है। तो इससे बचने के लिए ये है, मैंने आपको लक्षण बता दिए। अब इसमें ये है कि आप बरेजी की साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई रखने के बाद एक ताम्रयुक्त फफूंदीनाशक दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप ले लीजिए। 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से माह में 1 बार इसका छिड़काव करें, और ये सुनिश्चित कर लें आप कि आपके बरेजे में रोग होगा तभी आप डालेंगे, ऐसा नहीं है।
आपके बरेजे बिल्कुल निरोग हैं, स्वस्थ हैं, इसके बावजूद भी हमें दवाओं का प्रयोग करना होगा। जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको 4 घोल इसमें डालना होंगे, अपने बरेजे को बचा सकता। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण रोग है वो फैलता है जीवाणु से, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जिसे कहते हैं, पत्तियों में जो धब्बे वाला रोग है। इसमें क्या होता है, इस रोग में बैक्टीरिया से जो पैदा होता है कि पत्ती में हल्के भूरे भूरे रंग के धब्बे शुरू होते हैं और ये धब्बे पीले रंग के घेरे से घिरे रहते हैं, ये इसकी पहचान है। और अगर इनका समय रहते प्रबंधन न किया गया तो आप देखेंगे अधिक संक्रमण की स्थिति में किनारे से इसमें धब्बे तेजी से बनते हैं और इसकी पहचान है कि अंग्रेजी के वी आकार के धब्बे इसमें दिखाई देते हैं और ये पत्ती से होते हुए फिर तने में पहुंचते हैं और तना बहुत कुरूप सा हो जाता है। आप देखेंगे कि तना, आप जब सामान्य पौधे का तना देखेंगे चिकना होगा और रोगी पौधे का तना देखेंगे तो आप बीच से फटा और खुरदरा देखेंगे। इसके बाद इसकी जड़ भी सड़ जाती है संक्रमण से और जब इस पौधे को आप उखाड़ते हैं, बीच से 2 भागों में बांटते हैं तो पूरी काली रंग की एक पट्टी दिखाई देती है। इसमें एक और विशेष बात है इस रोग में कि इसमें जो गांठें होती हैं सामान्य बेल की अपेक्षा जो रोगी पौधे में जिसमें रोग लगा है उसकी गांठें सामान्य पौधे की गांठ से अधिक फूल जाती हैं और फूली हुई गांठों को अगर हम हाथ से देखें तो चिपचिप पदार्थ उसमें लगा रहता है। इसको हमारे किसान भाई काली गांठ और बीधा के नाम से भी जानते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बरेजे में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट या बैक्टीरियल ब्लाइट यानी कि पत्ती में धब्बे और झुलसा नामक रोग आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि बरेजे की नित्य सफाई रखें और जो सिंचाई का पानी है वो स्वच्छ दें। सिंचाई का जो पानी है जिससे आप ले रहे हैं उसमें कभी भी रोगी बेलों को न डालें, इस तरह से आप करें। और अंत में इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा आती है, उस दवा की 6 ग्राम मात्रा को 30 लीटर पानी में घोलें और आपका जो क्षेत्रफल है आवश्यकता अनुसार 6 ग्राम प्रति 30 लीटर की दर से बना लें और बरेजे में माह में 1 बार आपको छिड़कना है। तो 1 बार आपका ऊपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी जनित रोग में या बोर्डो मिश्रण, और दूसरा पहले फफूंदी जनित रोग में जो आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 3-4 दिन बाद बैक्टीरियल डिजीज जो मैंने आपको बताई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसका आप घोल डालें। तो माह में ये आप लेके जुलाई से लेके अगर आप अक्टूबर तक कर लेंगे तो आप देखेंगे वर्षा में जो तेजी से रोग फैलते हैं उससे आप अपने मरीजों को 100% बचा लेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अदमापुर जिला सीवान से यशवंत सिंह यादव ने। यह दुधारू पशुओं के सिंग रोधन पर जानकारी चाहते हैं। तो यशवंत जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे बड़ी ज़रूरत ये आती है कि सिंग रोधन आखिर क्यों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए सिंग रोधन से एक तो जानवरों में जो हार्न कैंसर होने की संभावना रहती है यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट नहीं लगती है। इसके अलावा पशु में जो इसके साथ साथ किसान भाइयों आप जानवरों को कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं और ये सिंग रोधन जो होता है बड़ा आसान सा है। छोटा सा जो जानवर होता है पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर आप उसके थोड़ा सा सर पे टच करिए, कहीं पर उसको छुइए, जहाँ पर आपको उसका कलिका सी दिखाई पड़े महसूस हो वहीं पर थोड़ा सा आप ब्लेड से हल्का सा जगह बना लीजिए और उसके बाद कास्टिक पोटास का जो विलेन होता है इस विलेन में रुई को आप भिगो लीजिए और भिगोने के बाद उस रुई को धीरे धीरे करके आप उस पर रब करिए, मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि खून सा आ जाएगा और उस रुई को वहीं पर चिपका के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे वो जो है घाव भरता जाएगा वो अपने आप जो है रुई सूख करके झड़ जाएगी। तो ये छोटे जानवरों पर सिंग रोधन हो। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आपको विलेन नहीं मिलता है तो कास्टिक पोटास की छड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक पोटास की छड़ का इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है कि आप जानवर का जहाँ पर बड है उसको थोड़ा सा स्पेस साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद कागज़ की सहायता से या उसके होल्डर की सहायता से कास्टिक पोटास की छड़ को अच्छी तरह पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद जहाँ पर उसका बड है उसी पर रख करके थोड़ी देर जला दीजिए।
जलाने के उपरांत क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक विलेन सा निकलेगा, लेकिन उससे जो है आपको अपने जानवर की आँख को बचाना है, क्योंकि यदि आँख में चला जाएगा तो जानवर के अंधे होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों एक डिहार्नर आता है, ये इलेक्ट्रिक डिहार्नर होता है, और इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक पोटास और या कास्टिक पोटास का जो विलेन है इसकी जगह पर हम बड को उसी इलेक्ट्रिक डिहार्नर से जला देते हैं, और जड़ तक जलने के पश्चात फिर इसमें से सींग निकलने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें जरा सी चूक हो गई, क्योंकि अगर थोड़ा पूरी तरह से इसमें जानवर के अगर जड़ तक नहीं जला है, अगर किनारे से भी तो सींग निकल जाता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी अच्छे टेक्नीशियन से आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सींग रोधन में सफलता मिलेगी। आपने कहीं बड़ा जानवर खरीदा, अब उसमें सींग रोधन कैसे करें, तो उसके सींग रोधन के लिए ये है कि आप या तो उसको आरी से काटें, या एक आता है इलस्ट्रेटर, ये एक रबड़ का मोटा सा छल्ला होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो कार्य करेंगे वो किसी टेक्नीशियन की ही मदद से करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवर जिसका सींग रोधन करना है, बड़ा जानवर है, उसके सींग पर एक जो है बड़ा सा हम टाइट सा छल्ला चढ़ा देते हैं, और ये छल्ला जो है वो सींग में पोषक तत्वों की आपूर्ति को रोक देता है, और इसके रोकने से क्या होता है कि सींग थोड़े दिन में जो है सूख जाता है, और सूखने के उपरांत आप इसको काट करके अलग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे सुरक्षित और अच्छी विधि है वो इलेक्ट्रिक डिहार्नर ही आता है, लेकिन इसमें ज़रूरत बस एक अच्छे टेक्नीशियन की होती है। किसान भाइयों, इस तरह अगर आप बताए उपायों से सींग रोधन अपने जानवर का करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जानवर की सुंदरता बढ़ेगी, साथ ही साथ आप कम जगह में अपने ज़्यादा जानवर रख सकते हैं, और इसके अलावा लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तिल की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और उपयोगी भी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।